हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे JCERT द्वारा जारी किए गए सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 को डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का याद रखिएगा, क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 देखने को मिलेगा और टाइम मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। टाइम मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19, फुल मार्क 40। जनरल इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19, 1 से 7 तक प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 1 वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। फिर नेक्स्ट देखिए, 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। 8 से 14 तक जो प्रश्न है आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और अधिकतम 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पर हम 1 से 14 तक प्रश्न को डिस्कस करेंगे क्योंकि 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सेक्शन ए में लिखा हुआ है 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन को देखिए, ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा के संबंध लिखिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए में 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है और 1 वाक्य में उत्तर देना है, याद रखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो ध्यान से देखिए, किसी धातु के तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड। याद रखिएगा। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। 1 वाक्य में उत्तर देना है और 2 अंक निर्धारित है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है। याद रखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है और उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 1 वाक्य में आपको उत्तर देना है, अधिकतम 1 वाक्य में उत्तर देना है। अमलगम किसे कहा जाता है? पारा जो मार्करी होता है, जो पारा होता है Hg, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। मार्करी Hg और कोई मेटल, ठीक है, उससे जो मिश्र धातु बनता है उसे कहा जाता है अमलगम। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एथीन का आणविक सूत्र C2H4 है। इसमें कौन कौन से सहसंयोजी आवंत होते हैं? मतलब
जो कोवलेंट बॉन्ड्स होता है, 6 कोवलेंट बॉन्ड्स होता है, याद रखिएगा 6, ठीक है। 6 मतलब 6 सहसंयोजी आबंध है, ठीक है। देयर आर 6 कोवलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला भी C2H4, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है, इसको याद रखिएगा। विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, समावृत्ति अंक किसे कहते हैं? जीवों के शरीर में ऐसे अंक जो उत्पत्ति व संरचना में भिन्न होते हैं, याद रखिएगा उत्पत्ति व संरचना में भिन्न होते हैं परंतु कार्य में समान होते हैं। जैसे चमगादड़ पक्षी कार्य में समान होते हैं किंतु उत्पत्ति व संरचना में भिन्न होते हैं, समावृत्ति अंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को 7 को देखिए, आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें। आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण मित्र हैं। मैं उन उत्पादों का उपयोग नहीं करता जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जैसे प्लास्टिक के थैले। सेक्शन बी को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 8 से 14 है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 50 शब्दों में, अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है? आंसर को ध्यान से देखिए, प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। ये एक तार है, वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है उसका विरोध करता है प्रतिरोध, याद रखिएगा। तो प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। आर रेजिस्टेंस होता है इसका, एसआई यूनिट होता है ओम, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक की जो लंबाई कितनी है, चालक की लंबाई पर, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर, ये तांबा है या लोहा है, किस प्रकृति का है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों के 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध हो 1 ओम और 11 ओम? तो याद रखिएगा 1/R एक होता है इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। इसे कहा जाता है पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम। और एक होता है R इजिकल टू, इसे कहा जाता है संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह से जाता है। तो पहले 1 ओम प्राप्त करने के लिए हम पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। 1 ओम प्राप्त करने के लिए पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। देखिए 1/R इजिकल टू, ये 3 दिया हुआ है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, इसलिए हम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसे पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं तो 1 ओम प्राप्त होता है। फिर 11 ओम प्राप्त करने के लिए हम इन्हें श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं। श्रेणी क्रम मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 11 ओम प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा N2O NaCl MgO का निर्माण दर्शाइए। N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो देखिए जैसे MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो प्रत्येक तत्व अपना बाह्यतम कोश को पूरा करना चाहता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को वो
ग्रहण करेगा, याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम जैसे MgO, मैग्नीशियम MgO मतलब ए हो गया मैग्नीशियम और एक होगा ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है याद रखिएगा ये होता है 12, इसलिए KLM में क्या होगा, याद रखिएगा KLM में 12 मतलब 2 होगा, 8 होगा, फिर 2 होगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 को दान कर देगा, क्योंकि प्रत्येक तत्व अपना बाह्यतम कोष को पूरा करना चाहता है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या याद रखिएगा ऑक्सीजन का 8 होता है, इसलिए 2 होगा और 6 होगा, इसलिए इसको 2 की आवश्यकता है और ये 2 को दान कर देगा, क्योंकि बाह्यतम कोष को वो पूरा करना चाहेगा, इसलिए 6 ये 2 ग्रहण करेगा और मैग्नीशियम जो है 2 को दान कर देगा। तो कैसे बनेगा, याद रखिएगा ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन, ये क्या करेगा 2 को दान कर देगा, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करेगा 2 को ग्रहण करेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन का 6 था, ऑक्सीजन 6 था, ठीक है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, अपना बाह्यतम को पूरा कर लेगा और ये भी अपना बाह्यतम कोष पूरा कर लेगा, क्योंकि प्रत्येक तत्व अपना बाह्यतम कोष को पूरा करना चाहता है, याद रखिएगा। और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसलिए इसे धनायन कहा जाता है। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए ऋणायन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, और इसको आपको बनाना आना चाहिए, याद रखिएगा N2O NaCl, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया मतलब जैसे CaO हो गया, CaO एक अभिकारक है, प्लस H2O ये एक अभिकारक है, ये एक एकल उत्पाद बनाते हैं Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये परिभाषा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे जिंक ये अधिक रिएक्टिव होता है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट मतलब जिंक Cu को प्रतिस्थापन कर देगा, मतलब क्या हो जाएगा ZnSO4 हो जाएगा। ये जो Zn जिंक है ये कॉपर को प्रतिस्थापन कर देगा, रिप्लेसमेंट कर देगा, और यहाँ आ जाएगा Cu, याद रखिएगा। तो इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इस परिभाषा को ध्यान से पढ़िएगा, आपको अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। खाद्य जल क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। जो खाद्य जल होता है, जैसे एक पौधा हो गया, पौधा को बकरी ने खाया, फिर बकरी को शेर ने खाया, फिर शेर को बाज ने खाया, ऐसे होगा खाद्य जल, याद रखिएगा। तो खाद्य जल क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। खाद्य जल या आहार जल किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के संजाल को आहार जल कहते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किए, जैसे घास है, ठीक है, एक उत्पादक है, ठीक है, टिड्डा ने खाया घास को, फिर टिड्डा को मेढक ने खाया, फिर मेढक को सांप ने खाया, ऐसे होता है। तो देखिए परिभाषा को ध्यान से देखिए। एक सीधी आहार श्रृंखला की बजाय जीवों के बीच आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखला के एक जाल का निर्माण करते हैं, जो कि आहार जाल कहलाता है। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण, घास एक उत्पादक है, याद रखिएगा घास एक उत्पादक है। घास को टिड्डा ने खाया, यह प्राथमिक शाकाहारी है। फिर टिड्डा को मेढक ने खाया, मेढक जो है द्वितीय मांसाहारी है। फिर मेढक को सांप ने खाया, तृतीयक मांसाहारी है। फिर सांप को बाज ने खाया, बाज जो है सर्वोच्च मांसाहारी है।
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए। ऐसे 3 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव, यहाँ पर जैव नहीं लिखा हुआ है, अजैव लिखा हुआ है। तो देखते हैं परिभाषा को ध्यान से देखिए। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वायु, मिट्टी तथा जल में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, तो देखिए ये हो गया। ऐसे 3 तरीके, ये जो हुआ ये प्रथम तरीका हो गया। बी द्वितीय तरीका देखिए, बी को देखिए। CFCS जैसे रसायन हमारे चारों ओर के सुरक्षात्मक आवरण ओजोन को अवक्षेपित कर रहे हैं। CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ओजोन लेयर को क्या करता है, प्रभावित करता है। CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखिए सी को देखिए। 3 कारक कीटनाशक पदार्थ व अन्य रासायनिक पदार्थ जल तथा मिट्टी में मिलकर अनेक जीवों को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है जीवाश्म क्या है, यह विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है मतलब कभी भी समाप्त हो सकता है, जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते। याद रखिएगा, जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद ये दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जीवाश्म ईंधन इन्हें कहा जाता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधनों के जलने पर CO2 तथा H2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2 हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अतः ये प्रदूषण युक्त ईंधन है। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊष्मा ये प्रदूषण मुक्त ईंधन है और जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊष्मा हमारी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्रदूषण मुक्त ईंधन है। याद रखिएगा। तो ये थे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।